Hi everyone, today we are going to start quantum age. Okay, तो हमने फोटो केमिस्ट्री का हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा एक ही टॉपिक बाकी है, दैट इज़ क्वांटम इल्ड। ओके, तो क्वांटम इल्ड में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। व्हाट इज़ क्वांटम इल्ड, क्या प्राइमरी प्रोसेस होता है, क्या सेकेंडरी प्रोसेस होता है, कब क्वांटम इल्ड हाई आती है, कब क्वांटम इल्ड लो आती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो दैट इज़ योर कॉल, बट इससे क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा आपके बीएससी के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। तो बीएससी फाइनल ईयर के लिए टॉपिक रहेगा बेसिकली जो भी आपके एमएससी एंट्रेंस होते हैं, एमएससी में भी आता है ये चैप्टर, तो उसमें भी क्वांटम इल्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है। तो जिन बच्चों ने यहीं पर पढ़ लिया कि व्हाट इज़ क्वांटम इल्ड, तो एमएससी में भी उनको काफ़ी आसानी रहेगी टॉपिक्स को समझने के लिए। ओके, तो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए भी क्वांटम इल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमएससी एंट्रेंस है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है कि इसकी क्वांटम इल्ड लो क्यों है और क्वांटम इल्ड हाई क्यों है। दैट इज़ द क्वेश्चन हेयर, ऑलवेज यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि टॉपिक क्या कहता है। देखो देखो क्वांटम इल्ड जो होती है हमारे पास, जो हमने स्टार्क आइंस्टाइन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एक स्टार्क आइंस्टाइन लॉ पढ़ा था हमने। अगर आपको याद नहीं है तो दैट इज योर सेकंड लॉ होता है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ये कहता था कि जितने आपके जो आपका रिएक्टेंट्स होते हैं, जितने आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं रिएक्शन करने के लिए। ओके, ये वाली बात क्लियर है आपको। अगर आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर आपके 5 रिएक्टेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपके जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें अगर 5 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स ये होगा कि उसके अंदर कितने होंगे हमारे पास, कहाँ गया, ओके। स्टार्क आइंस्टाइन जो हमारे पास होता है एक लॉ होता है, दैट इज और सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री होता है। ये क्या होता है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो एक्सप्लेन करता है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उस रिएक्शन मिक्सचर में अगर हमारे पास 5 रिएक्टेंट्स होते हैं तो 5 ही फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है। दैट इज द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ओके, तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में 5 अगर आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं तो 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। दैट मीन्स जितने आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो एक ही फोटोन को वो एब्जॉर्प्शन करेगा। दैट इज स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो उस स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स होगा, और रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो ये वाली बात क्लियर है कि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है। अगर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 5 ही उसमें क्या होता है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। इनका जो रेशियो होता है 1:1 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, 1:1। अगर रिएक्टेंट्स आपके 5 हैं तो 5 आपके फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। दैट मीन्स दिस इज योर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ जो हम पढ़ चुके हैं, ये लॉ यहाँ पर यूज होगा। तो इनको रेशियो क्या रहता है, हमेशा 1:1 रहता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस की वजह से रेशियो 1:1 नहीं रहता है। कई बार क्या होता है, जो आपके फोटॉन्स होते हैं, जो आपके फोटॉन्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो उनका एब्जॉर्प्शन हमने कर दिया है। अब उनका एब्जॉर्प्शन करने के बाद देखो, मान लो हमने क्या किया, 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, सिर्फ 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और हमारे 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, बात क्लियर है। देखो इसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि जो आपके फोटॉन्स होते हैं, अगर कई बार क्या होता है कि आपका ये जो रेशियो है ये मेंटेन नहीं रहता। मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हम रेशियो की बात करें दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1:1। कई बार ऐसा होता है, हर बार इनका रेशियो 1:1 नहीं रहता है। ओके, ये कैसे होता है, देखो कई बार क्या होता है, सिर्फ 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो कई बार ऐसा रिएक्शन होता है कि सिर्फ 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन एक्टिवेटेड कितने हो जाते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे रिएक्टेंट के वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कई बार। ठीक है, केसेस की बात करूँ, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि हमारे फोटॉन्स जो है 10 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ हो, 10 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ हो, और रिएक्शन में सिर्फ 5 पार्टिसिपेट करो, यानी सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ही हमारे क्या हुए हो, एक्टिवेट फॉर रिएक्शन के लिए। ओके, तो फोटॉन्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिएक्शन करने के लिए होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कितने 10 हो गए, 5 के एब्जॉर्प्शन पे 10 हो गए हैं, और 10 फोटोन के एब्जॉर्प्शन पे 5 हो गए। तो ऐसा उल्टा केस भी हो सकता है, सीधा केस भी पॉसिबल हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से इनका रेशो सेम नहीं रहता है। अब रेशो कैसे सेम हो सकता है, इसका 5 फोटोन एब्जॉर्व हुए थे और 10 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते, ये तो 1:2 हो गया ना रेशो। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2:2
वन रेशो हो जाएगा, यहाँ पे भी रेशो डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्शंस पे, कि रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है। कई बार फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन कम भी हो सकता है, तो वो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि कितने फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, ये वाली क्लियर। ऐसा किस लिए होता है, इसके रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनके रीज़न क्या है। दैट मीन्स इसका रेशो जो है डिफरेंट क्यों आता है। अब ध्यान से देखो मेरी छोटी सी बात, ठीक है। जो आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आगे रिएक्शन कर सकते हैं। थर्मल रिएक्शंस जो होते हैं, थर्मल रिएक्शंस कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट से वो क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है जो वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया है। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है फिर दूसरे को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, दूसरे को भी एक्टिवेट कर देगा, बाय कोलिजन से कर सकता है, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो इसकी वजह से कि एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, इसने तो क्या किया, वन फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, वन एच न्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी एक ही फोटोन का उसने एब्जॉर्प्शन किया एक मॉलिक्यूल ने। ओके, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की बात करें, लेकिन इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने सेकंड वाले मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इसने एब्जॉर्प्शन नहीं किया, इसने फर्स्ट वाले ने क्या कर दिया, सेकंड वाले को एक्टिवेट किया। इस तरह से क्या करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा, थर्ड वाले को एक्टिवेट किया, थर्ड वाला क्या करेगा, फोर्थ वाले को। इस तरह से एक्टिवेशन चलता रहेगा, जिसकी ऐसा रीजन कब पता चला हमें कि हमें जो रिएक्शन है उसमें हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओनली वन फोटोन। फोटोन का सिर्फ एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट करें, 4-5, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे उतने पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी हमने अपना इनपुट कम किया है। इनपुट क्या है हमारा, एच न्यू, ये क्या है हमारा फोटोन। तो फोटोन हमारा क्या है, एक इनपुट है, ये बात याद रखना है कि फोटोन हमारा क्या है, एक इनपुट है। तो इनपुट हमारा क्या है, लेस है, लेकिन रिएक्शन में कितने पार्टिसिपेट करें मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें प्रोडक्ट की जो यील्ड आएगी दैट विल बी हाइयर आएगी। ये रीजन हो गया एक रीजन। तो एक रीज़न हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई कब आती है। अभी हमने बताया था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या आई थी, हाई आई थी। दैट मीन्स जो हमारी यील्ड थी, प्रोडक्ट की यील्ड जो होती है, अमाउंट जो होती है वो क्या मिलती है, हमें हाई मिलती है। वो कब हमें हाई मिली है, जब एक फोटोन का क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ। जब हमने क्या किया, एक फोटोन का, तो उसमें क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। लेकिन एक सेकेंड इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, अदर 5 मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर, अदर 5 मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया था इसने, एक्टिवेट कर दिया। इसकी वजह से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, हमारा हाई अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है। वो हाई अमाउंट में प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए थे, थर्मल रिएक्शंस हुए थे। यहाँ पे क्या हुए, थर्मल रिएक्शन। इस मॉलिक्यूल ने, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया, कोलिजन्स करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, थर्मल रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें क्या मिलती है, हाई मिलती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें क्या मिलती है, हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मिलती है। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो हम बात करेंगे लो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमें कब मिलेगी, नहीं लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब मिलेगी। ये ऐसा हो सकता है कि जब हमने एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया हो, एक नहीं सॉरी ये बोल लो 5 फोटोन, ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ गया ये, ओके देखो हमारे पास क्या है कि हमने 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन कराया है, यानी 5 फोटोन का यहाँ पर क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, लेकिन इन 5 फोटॉन्स को क्या किया है, 5 मान लो 5 मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। स्टार्टिंग में तो यही होगा कि आपके 5 फोटॉन्स होते हैं तो 5 ही मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्प्शन करेंगे, दैट इज़ द प्राइमरी प्रोसेस होता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया किसने, 5 मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये 5 मॉलिक्यूल्स आगे जाके क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया था तब तो क्या हो गया, एक्टिवेट। जब इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, जब इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया यहाँ पर, तो जब इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, जब इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, तब तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए थे, एक्टिवेट हो गए। तभी हमारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए थे, कौन से, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे, जब इन्होंने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन किया था। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर, देखो। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन कब आएगी, हमारी जो इल्ड है वो लो कब आएगी, तब की हम बात करें। इस इल्ड को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम इल्ड बोलते हैं, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। इस इल्ड को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम इल्ड बोलते हैं, एक रेशियो को बोलते हैं, जो मैं आके आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी हम बात करें कि हमारी इल्ड लो कब आएगी। तो इल्ड लो हमारी तब आएगी जब हमारे, हमने क्या बताया कि 5 फोटोन का हमारा एब्जॉर्प्शन किया था किसने, 5
5 रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्प्शन किया। जब 5 रिएक्टेंट्स एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 5 फोटोन का उसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन। जब उसने 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, किसने, रिएक्टेंट्स ने 5 फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन किया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन ये तो था प्राइमरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेस को भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डीएक्टिवेट हो गए तो नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 4 ही डीएक्टिवेट हो, एक मॉलिक्यूल फिर क्या करेगा, हमारा जो एक मॉलिक्यूल होता है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। फिर ओनली 1 मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हमारा अगर एक्टिवेट रहता है तो एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमारी इल्ड क्या आएगी, कम आएगी। क्योंकि जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज कर गया है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हमारे कम हो गए हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, कम आएगा। ओके, तो इस तरह से देखो बेसिकली जो हमारा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं जनरली। ओके, उसको मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ, हमारे क्वांटम ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और यील्ड हमें ऑब्टेन्ड होती है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस। देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद जो हमारी अमाउंट बनती है प्रोडक्ट की, उसको क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ओके, अमाउंट जो बनती है दैट इज यील्ड होती है, जो क्लियर यील्ड हमें मिलती है। तो फाई जो होता है हमारे पास, उसकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ टाइम, गिवन टाइम में जितने आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इन अ गिवन टाइम, एब्जॉर्ब्ड। देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर डेफिनेशन जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया, व्हाट इज, कि जो हमारे नंबर ऑफ फाई जो है वो क्या है, हमारी क्वांटम यील्ड, फाई को क्वांटम यील्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने इसके नाम से भी मीनिंग बता दिया है। क्वांटम यील्ड क्या होता है, दैट इज द क्वांटम, क्वांटम क्या है यहाँ पर, क्वांटा ऑफ लाइट, यानी फोटोन और क्वांटम एक ही चीज़ है। अगर आप लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हो तो वहाँ पर फोटोन वर्ड यूज़ किया जाता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, तो क्वांटम एक ही बात है। तो क्वांटम ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और यील्ड क्या होती है, प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो हम इसको एक रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, जो भी आपको टाइम दिया है उस टाइम में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मान लो हमारे 5 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, कितने फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन किया, इसको बोला जाता है क्वांटम यील्ड। इसके रेशियो को, अगर आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी 5 होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी 5 होते हैं और एब्जॉर्ब्ड आपके 5 होते हैं, तो आपकी जो 5 होती है दैट इज़ 1 आ जाती है, यानी आपकी क्वांटम यील्ड 1 आ जाती है। यानी जो आपकी एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो एफिशिएंसी वो 100% है, क्योंकि आपके 5 मॉलिक्यूल्स ने ही एब्जॉर्प्शन किया है 5 फोटोन को। तो 5 मॉलिक्यूल्स ने ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया 5 फोटोन को एब्जॉर्प्शन करने के बाद, यानी 5 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ, 5 मॉलिक्यूल्स ही एक्टिवेट हुए और 5 मॉलिक्यूल्स ने ही रिएक्शन किया, रिएक्शन करके यील्ड बनाई, यानी प्रोडक्ट बनाया। दैट इज उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 100%, क्योंकि रेशियो में क्या है 5 to 1 बच जाएगा हमारे पास। ओके, देखो हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बुक से यहाँ पर इसकी क्या लिया, डेफिनेशन लिया क्वांटम यील्ड की, डायरेक्टली हमने नोटेशंस रिप्रेजेंट किए यहाँ पर। देखो 5 इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन अ सेम टाइम। तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। हमने यहाँ पर बुक की डेफिनेशन से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्वांटम यील्ड कैसे निकाली जाती है, दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। दूसरी बात देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, अल्टरनेट डेफिनेशन है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन सेम टाइम, 1 आइंस्टाइन हमने एक्सप्लेन किया था, 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू में क्या होता है, एन एच न्यू होता है, यानी जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं पर नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, यानी उतने ही क्वांटा ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है जितने आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं। दैट इज द 1 आइंस्टाइन क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर आपकी एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो दैट इज़ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जितनी आपकी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं दैट इज़ 1 आइंस्टाइन। ओके, जो हमारे पास क्वांटम यील्ड होती है उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, यानी जितने आपने उसमें इनपुट दी। ओके, ऊपर हम लिख सकते हैं इसको इनपुट डिवाइड बाय, सॉरी इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट नहीं होता ये। ओके,
तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो भी यही बताती है कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना हमारा आउटपुट आया है। तो दैट इज़ योर एफिशिएंसी होती है। जितना अगर हमने 5 मॉलिक्यूल्स, अगर हमने 5 फोटॉन्स अगर हमने लगाए हैं रिएक्शन में और 5 ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अगर हमने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे और 100 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे पास, ऊपर क्या थे 100 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, 5 की बता रही हूँ मैं, ऊपर क्या थे 100 मॉलिक्यूल्स थे और 100 ही हमने अपना इनपुट लगाया है। तो ये क्या होती है, हमेशा आउटपुट होती है डिवाइड बाय हमारे पास क्या होती है, इनपुट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी होती है। कितने हमने इनपुट लगाए, इनपुट क्या है हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, जो हमने फोटॉन्स प्रोवाइड किए, दैट इज इनपुट होती है। और मॉलिक्यूल्स ऊपर है हमारे, जो आउटपुट में आएंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर? ओके अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना था, मुझे ये बताना था कि एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है वो कितने से कितने वेरी करती है। जो वेरी करती है 10⁻⁶ टू 0.2, फ्रैक्शन में भी होती है। आप सिंपल सी बात देखो, ऊपर वाली चीज़ अगर नीचे वाली चीज़ से ज़्यादा हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ अगर हमारी ज़्यादा हो जाती है तो सिंपल सी बात हमारी एफिशिएंसी कम आएगी। देखो ध्यान से, जो एफिशिएंसी की वैल्यू होती है, क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू की होती है 10⁻⁶ टू 0.2 होती है, फ्रैक्शंस में भी होती है। तो क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू होती है 10⁻⁶ से 0.2 तक वेरी करती है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई कैसे हो सकती है और फ्रैक्शन में कैसे आ सकती है। ओके, तो फ्रैक्शन में कैसे आएगी, नीचे वाले अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, यानी अगर आपकी इनपुट ज़्यादा हो जाती है, अगर आपकी इनपुट हाइयर हो जाती है आउटपुट के कंपैरिजन में, तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में 0.2, यानी वो किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आएगी। ओके, तो क्वांटम यील्ड जो हमारे पास होती है वो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होती है। अभी हमने बताया था पीछे की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लो कब आती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारी लो कब आती है और हाई कब आती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके रीजंस भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब हमारे फोटॉन्स ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करें, तब हमारी लो आती है। अगर हमने एक ही दो फोटोन डाले हैं और ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स और ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से एक फोटोन डालने से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए थे बाय थर्मल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हाई और लो इस तरह से आए थे, हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो क्वांटम यील्ड की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी यील्ड जो होती है वो क्या होती है, हमारी कभी हाई आ जाती है और कभी हमारी क्या आ जाती है, लो आ जाती है। तो कभी तो हमने एक ही फोटोन डाला और बहुत सारा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट किया, तो कभी हाई आ गई कभी लो आ गई, डिपेंड करता है प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है प्राइमरी प्रोसेस होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेस होता है। ओके, जो हमारी एफिशिएंसी 1 आती है, जब हमारी एफिशिएंसी 1 आती है, यानी क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी जब हमारी 1 आती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें क्या चल रहा है, प्राइमरी प्रोसेस चल रहा है। ओके, ये जो कौन सा रिएक्शन चल रहा है, हमारा प्राइमरी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, फोटोकेमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को फॉलो करता है। एक बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट हमारे पास आएंगे, बॉल्डस्टीन, आई थिंक वो बॉन्डस्टीन बॉन्डस्टीन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी प्रोसेस में यही होता है कि एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो और एक ही मॉलिक्यूल आपका एक्टिवेट हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेस में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हाई और लो हमारे पास क्वांटम यील्ड आती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तब हमारे पास क्वांटम यील्ड कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी, यानी 100% एफिशिएंसी। लेकिन अगर किसी में सेकेंडरी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें लो या हाई वेरी करेगी हमेशा। ये वाली बात हमेशा आपको ध्यान रखनी, जो मैंने यहाँ बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्स्टीन ने ये बताया था, स्टार्क आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के लिए एक्सप्लेन किया था, लेकिन बॉन्स्टीन ने दोनों प्रोसेस में एक्सप्लेन किया है कि जो सेकेंडरी होता है उसमें हाई और लो आती है, जो आपका प्राइमरी प्रोसेस होता है उसमें क्वांटम एफिशिएंसी हमेशा 1 आती है। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ प्राइमरी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्वांटम एफिशिएंसी क्या आएगी, हमारी 100% आएगी। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस में कभी लो हो जाएगी कभी हाई क्वांटम यील्ड हो जाएगी, तो इस तरह से वेरी करेगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है और वो हमेशा फॉलो करता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। जो हमारा फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो हमने पढ़ा था, तो उसको हमेशा याद रखना है, उस लॉ को ये हमेशा फॉलो करता है। जो हमारा ये लॉ था फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी 1 फोटोन हमारे पास अगर हम डालते हैं रिएक्शन में तो हमारा 1 ही मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। 1 ही मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है। कौन एक्सप्लेन करता है इसको, फोटोकेमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यही हमारा प्राइमरी प्रोसेस है।
अब देखो हमने क्या बताया, प्राइमरी प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, जस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं और आप उसमें क्या डालते हैं, एच न्यू लाइट अगर आप उसमें डाल देते हैं, आप क्या डाल रहे हो उसमें, एच न्यू लाइट आपने डाल दी है। जैसे आपके पास ए टाइप का मॉलिक्यूल था, ए टाइप के मॉलिक्यूल ने क्या किया है, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, यानी फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया। जब ये एक ही फोटोन हमारे पास है तो एक ही फोटोन का ये एब्जॉर्प्शन करेगा और ए स्टार की फॉर्मेशन होगी। ए स्टार आपके पास क्या है, एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, इसने फोटोन का, लाइट का इसने एब्जॉर्प्शन किया है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहा है, जस्ट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से फॉर्मेशन हुई है। प्रोसेस में सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आपके पास क्या होता है, 2a आपके पास प्रेजेंट होता है तो 2 फोटोन का ही हमेशा एब्जॉर्प्शन होगा, ये हमेशा ये बताता है। और इसमें हमेशा 2 मॉलिक्यूल ही आपके क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। ये बात याद रखनी है, जितने आपके फोटॉन्स होंगे उतने ही लाइट का एब्जॉर्प्शन, उतने ही आपके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। 3 मॉलिक्यूल अगर आपके पास होते हैं, रिएक्टेंट्स अगर आपके पास 3 ही होते हैं तो 3 ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी जितने आपके फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है उतने ही आपके मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोसेस होता है। अब जो आपके पास एक्टिवेटेड आपका मॉलिक्यूल होता है वो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है जिसकी वजह से अपनी एनर्जी का लॉस कर सकता है। जैसे ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो गया, अब ये आगे क्या कर सकता है, कोलिजन कर सकता है, किसी से भी जाके भिड़ेगा तो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉस हो जाएगी। कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है, फोस्फोरेसेंस आपने पढ़ा है, फोस्फोरेसेंस रिएक्शन होता है। फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है, फ्लोरेसेंस रिएक्शंस भी ये कर सकता है, यानी कुछ ना कुछ ये करेगा आगे जाके, कुछ ना कुछ ये रिएक्शंस करेगा। अगर यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी वो 100% आएगी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास है, एक ही मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन किया है, कितने, एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया। तो रेशियो अगर आप लेंगे तो 1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ और 1 ही हमारी क्या है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन। तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी इस रिएक्शन में क्या आएगी, हमारी 1 ही आएगी। ओके, तो ये तो हमारे पास था। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल आगे जाके क्या कर सकता है, डिसोशिएट कर सकता है, कोलिजन कर सकता है, एसोसिएट हो सकता है, डिसोशिएट हो सकता है, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, जितने भी रिएक्शंस होते हैं आपके, रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव, सारे रिएक्शंस करें जिसकी वजह से आपकी क्वांटम एंड लो और हाई आती है। ओके, जो आपके पास प्राइमरी प्रोसेस होता है उसमें क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। लेकिन जो आपका सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसमें आगे रिएक्शंस होंगे, यानी जैसे आपने ए के अंदर क्या किया था, एच न्यू लाइट डाली थी और जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, एक्टिवेट होगा। अब ये एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल होता है, अदर वाले जो ए टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। उनको क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। उनको क्या कर सकता है, ये एक्टिवेट कर सकता है। जो एक चेन रिएक्शन होता है, जो एक चेन रिएक्शन होता है उसको क्या कर सकता है, ये इनिशिएट कर सकता है। जो हमारे चेन रिएक्शन उनको क्या कर सकता है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल तो नहीं रहेगा, ये दूसरों को जाके छेड़ेगा और दूसरों को जाके क्या करेगा, एनर्जी का ट्रांसफर का, एनर्जी का ट्रांसफर है जिसकी वजह से क्या होगा, एक चेन रिएक्शन चलेगा। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एक्टिवेट भी हो सकते हैं और ये दूसरों के साथ कोलाइड करके जो है ऑलरेडी अपना डीएक्टिवेट भी हो सकता है। एक्टिवेटेड जो होता है ये वापस क्या हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, यानी अपनी एनर्जी को क्या कर सकता है, ये लॉस कर सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि ये डिसोशिएट भी कर सकता है, क्या कर सकता है, ये मॉलिक्यूल हमारा जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है डिसोशिएट भी कर सकता है, दूसरों के साथ ये एसोसिएट भी कर सकता है। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं सारे हमेशा सेकेंडरी प्रोसेस में होते हैं। इसमें एक स्टेप नहीं होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये देखो, ये जो आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है ये क्या हो सकता है, डिसोशिएट भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, दूसरों के साथ डीएक्टिवेट भी हो सकता है, अच्छा चेन रिएक्शन भी कर सकता है ये। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, एच आई का प्रोसेस हमने लिया है कि एच आई जो है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एग्जांपल लिया हमने, ये क्या लिया, एग्जांपल लिया। एच आई की 2 मॉलिक्यूल्स इन्होंने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया है, टू ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 हमारे पास एच न्यू के मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। तो H2 और I2 में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, ये वाला है हमारा रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब देखो प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, प्राइमरी प्रोसेस में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, एच न्यू इसने लाइट डाल दी है और यहाँ पर क्या हो गया, एच और आई में यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, देखो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपके एच आई की फॉर्मेशन हुई है दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करके H2 बना सकता है, आई निकल जाएगा। फिर जो आपका आई होता है वो रिएक्शन मिक्सचर में आई भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ बाइंड अप करके I2 बना सकता है। तो सेकेंडरी जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। प्राइमरी क्या हो, प्राइमरी में जस्ट एब्जॉर्प्शन होता है और सेकेंडरी में अदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, बाकी सारे रिएक्शंस होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेस जो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल है, आपकी क्वांटम जो होती है हाई होती है लो होती है, डिपेंड किस पे करती है, सेकेंडरी प्रोसेस में। ओके, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट।